नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल पे बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एसएससी जीडी का भी अपलोड कर दिए, जाकर देख सकते हैं। बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिए, क्लास 10 का भी अपलोड कर दिए हैं। हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं, हिंदी व्याकरण का। अब मध्यकालीन बिहार का इतिहास, आधुनिक बिहार के इतिहास पढ़ा दी कर दिए हैं, और बिहार का परिचय भी अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है। ठीक है, चलिए। मध्यकालीन इतिहास, इतिहास बिहार, चलिए पढ़ते हैं। क्या है मध्यकालीन इतिहास बिहार? ठीक है, आइए। बिहार का मध्यकालीन इतिहास मुख्य रूप से दिल्ली पर राज करने वाला सुल्तानों और मुगलों के इर्द गिर्द घूमता है। अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम मध्यकाल 1200 ईस्वी में 1707 ईस्वी को दो प्रमुख भागों में बांट कर देख सकते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल का, दिल्ली सल्तनत और मुगल का दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। चलिए, ठीक है। जैसे में देखिए, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, मुगल काल 1526 से 1707। दिल्ली सल्तनत पर क्रमानुसार पांच राजवंशों ने शासन किया। पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक किया? 1206 से 1290, 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से 1451। लोधी वंश 1451 से 1526। आइए, दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद मुगलों का आगमन हुआ, जिनका क्रम इस प्रकार है। मुगल काल के लिए हुमा बाबर बाबर कब आया? 1526 से 1530 ईस्वी तक। हुमायूं 1530 से 1540। सूरी वंश बीच का अंतराल 1540-1555 ईस्वी। यह शेरशाह सूरी का द्वितीय अफगान साम्राज्य था, जिसने मुगलों को भारत में खदेड़ दिया। हुमायूं पुनः वापसी 1555 से 1556 ईस्वी। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। जहांगीर 1605 से 1627। शाहजहां 1627 से 1658। औरंगजेब 1658 से 1707। 1707। ठीक है, चलिए। अब संतुलित कालीन बिहार, संतुलित कालीन बिहार के बारे में चलिए देखिए। गुलाम वंश और बिहार, इल्तुतमिश का अभियान। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले बिहार को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। पहला सुल्तान इल्तुतमिश बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला पहला सुल्तान था। बीपीएससी में देखो पूछा था। उसने उसने 1225 ईस्वी में बंगाल के शासक हिसामुद्दीन इबाज को हराकर बिहार पर अधिकार किया। ठीक, प्रथम सूबेदार गवर्नर इल्तुतमिश के द्वारा बिहार का शासन चलाने के लिए नियुक्त किया गया पहला सूबेदार मलिक जानी था। बलबन का काल, आगे चलकर गुलाम वंश के बड़े शासक बलबन के शासक काल में बंगाल में तुगरिल खान ने सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा था। ठीक है, चलिए। खिलजी वंश और बिहार, खिलजी वंश और बिहार के बारे में चलिए देखिए। दरभंगा पर आक्रमण, खिलजी वंश के सबसे प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने बिहार के दरभंगा पर आक्रमण किया। सेनापति इस्माइल खां, इस आक्रमण के लिए अलाउद्दीन ने अपने सेनापति इस्माइल खां को भेजा। सख्र सिंह के टकराव, दरभंगा पहुंचने पर इस्माइल खां का सामना बिहार के स्थानीय शासक सख्र सिंह से हुआ और दोनों के बीच भारी विरोध हुआ। शांति समझौता, अंततः अलाउद्दीन खिलजी और सख्र सिंह के बीच एक समझौता संधि हुआ। इस संधि में यह तय हुआ कि
अब से दरभंगा में खिलजी वंश के नियंत्रण अधीनता में ही शासन स्थापित होगा। ठीक है, चलिए आइए तुगलक तुगलक वंश का बिहार। तुगलक वंश का बिहार 1320 से 1414। गयासुद्दीन तुगलक का अभियान। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का भयंकर आक्रमण किया। हरि सिंह का पलायन। इस समय कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव थे। इस युद्ध में राजा हरि सिंह की हार हुई और अपनी जान बचाकर वे नेपाल चले गए। बीपीएससी में इसी के साथ मिथिला के स्वर्ग युग माने जाने वाले कर्नाट वंश का सदा सदा के लिए अंत हो गया। नई राजधानी। तुगलक वंश के शासक काल में ही बिहार का प्रशासनिक केंद्र बदला और बिहार की राजधानी बिहार शरीफ को बनाया गया। ठीक, चलिए फिर क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक का प्रभाव। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा क्षेत्र का नाम बदलकर तुगलकपुर तथा तिरहुत का नाम बदलकर तुगलकाबाद कर दिया था। बीपीएससी यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक ने नाम के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जो इसके सीधे नियंत्रण की पुष्टि करते हैं। लोधी और बिहार वंश। लोधी और बिहार 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश में मुख्य रूप से 3 शासक हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। बिहार के संदर्भ में सिकंदर लोधी का काल सबसे महत्वपूर्ण रहा। क्या रहा? सबसे महत्वपूर्ण रहा। दरिया खां नुहानी की नियुक्ति। लोधी वंश के शासन काल में सिकंदर लोधी ने अपने सेनापति दरिया खां सुहानी को जौनपुर भेजा। सरकी वंश का क्षेत्र। उस समय जौनपुर में सरकी वंश का शासक काल था। सरकी वंश का साम्राज्य बहुत बड़ा था जिसमें वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी बिहार का क्षेत्र भी विस्तृत मतलब शामिल था। हुसैन शाह तुर्क सरकी से युद्ध। जौनपुर पर नियंत्रण के लिए दरिया खां नुहानी और सरकी वंश के शासक हुसैन शाह सरकी के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें अंततः दरिया खां नुहानी की जीत हुई। ठीक है, नया प्रांतपति। इस शानदार जीत के बाद सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को खुश होकर जौनपुर का प्राप्तपति गवर्नर बना दिया। क्या? गवर्नर बना दिया। ठीक है, चलिए लोहानी वंश और बिहार। लोहानी वंश और बिहार। उदय और शेरशाह का प्रवेश। सिकंदर लोदी की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने का फायदा उठाकर बिहार में एक नई अफगान शक्ति का उदय हुआ। अफगानी शक्ति की स्थापना। बिहार में एक स्वतंत्र अफगानी शक्ति की स्थापना का पूरा श्रेय नुहानियों को जाता है। शुरुआती नियंत्रण। आरंभ 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 मतलब शुरुआत में दरिया खां नुहानी ने लोधी वंश के शासकों के अधीन नियंत्रण में रहते हुए ही अपने शासक की स्थापना की। बहार खां नुहानी का उदय। दरिया खां नुहानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहार खां नुहानी उसका उत्तराधिकारी बना। स्वतंत्रता की घोषणा। बहार खां नुहानी बहुत महत्वाकांक्षी था। इसने नुहानी वंश के शासन को लोदियों दिल्ली से स्वतंत्र कर दिया तथा नुहानी वंश की पुनः एक स्वतंत्र शासन के रूप में स्थापना की। उपाधि और वास्तविक स्थापक। लोदियों से बगावत के बाद बहार खां नुहानी ने खुद को सुल्तान घोषित किया और मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की। इसी कारण इसे नुहानी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अंगरक्षक की नियुक्ति। बहार खां नुहानी मोहम्मद शाह ने अपने युवा राजकुमार जलाल खां की सुरक्षा के लिए फरीद खां को उसका अंगरक्षक नियुक्ति किया। शेर का वध। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए फरीद खां ने राजकुमार जलाल खां को एक खूंखार शेर के हमले से बचाया। फरीद ने अपनी तलवार के एक ही झटके में उस शेर का अंत कर दिया। शेर खां की उपाधि। फरीद की इस अदम्य बहादुरी से खुश होकर शासक बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की ऐतिहासिक उपाधि प्रदान की।
यही फरीद खां आगे चलकर शेरशाह सूरी के नाम से भारत का महान सम्राट बना। ठीक है, चलिए। सूरी वंश 1540 से 1555 तक। देखिए, शेरशाह सूरी का संक्षिप्त परिचय। सूरी वंश का इतिहास वास्तव में एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी मेहनत और बुद्धि से मुगलों को भारत से खदेड़ दिया। संस्थापक सूरी वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। 1472 ईस्वी में। जन्म स्थान इसका जू जुड़ाव होशियारपुर मतलब पंजाब, सासाराम बिहार से था। बीपीएससी में आया था। कुछ इतिहासकार इसका जन्म 1486 में हरियाणा के नरहाल में भी मानते हैं, लेकिन आपके नोट्स के 1472 के तथ्य को भी काफी मान्यता प्राप्त है। पिता पिता इसके पिता का नाम हसन हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे। क्या थे? सासाराम के जागीरदार थे। शिक्षा इसने अपनी शिक्षा जौनपुर में पूरी की। बीपीएससी जौनपुर को इस समय सिराज ए हिंद कहा जाता था। यहाँ से इसने अरबी फारसी की शिक्षा शिक्षा ली थी। नौकरी से लेकर भारत के सम्राट तक का सफर। शुरुआती दौर शेरशाह सूरी फरीद फरीद मतलब आरंभ शुरुआत में बिहार में नुहानियों बहार खान नुहानी के दरबार में नौकरी करता था। मुगलों की सेना में नुहानियों के बाद वह युद्ध की रणनीति सीखने के लिए मुगलों के दरबार में उनकी सेना में शामिल हो गया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। इस युद्ध में शेरशाह मुगलों बाबर की सेना की ओर से लड़ रहा था। क्या लड़ रहा था? बीपीएससी ऐतिहासिक कथन। दरअसल इसी 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 युद्ध में मुगलों की कमजोरियों को करीब से देखने के बाद शेरशाह ने कहा था, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को सरलता से भारत से बाहर निकाल दूंगा। शेरशाह सूरी के प्रथम युद्ध। शेरशाह सूरी के प्रथम युद्ध लगातार जीत की सिलसिला। शेरशाह ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जिन्होंने भारत का इतिहास बदल दिया। सूरजगढ़ा का युद्ध 1534 ईस्वी में मुंगेर के पास हुए। इस युद्ध शेरशाह सूरी ने बंगाल की सेना को पराजित किया और खुद को पूर्वी भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को। इस भयंकर युद्ध में शेरशाह ने मुगल सम्राट हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया। बीपीएससी इसी महान जीत के बाद फरीद ने शेरशाह की उपाधि धारण की। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में। शेरशाह सूरी ने पुनः हुमायूं को पराजित करते हुए उसे भारत से खदेड़ दिया। इसी जीत के साथ दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करके उसने सूरी वंश की स्थापना की। क्या की स्थापना की? मारवाड़ गिरी सुमेल का युद्ध। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के प्रतापी राजपूत शासक मालदेव को पराजित किया। बीपीएससी राजपूतों को की भयंकर टक्कर देखकर शेरशाह को कहना पड़ा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका हूँ। कालीजर का अभियान और मृत्यु 1545 में मध्य प्रदेश के कालीजर के किले को जीतने के क्रम में एक बारूद फटने से शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गई। बीपीएससी वह जो हथियार चला रहा था उसका नाम उक्का था। ठीक है, चलिए हटकाइए। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए शानदार परिवर्तन सुधार। शेरशाह केवल एक लड़ाकू नहीं बल्कि भारत के सबसे महान प्रशासकों में से एक था। सड़क और संचार। शाही सड़क अंजाम। शेरशाह सूरी ने बंगाल सोनार गांव से लेकर पेशावर पाकिस्तान तक एक बहुत बहुत लंबी सड़क का निर्माण करवाया। इसे शाही सड़क या सड़क ए आजम कहा जाता। जीटी रोड का नामकरण बाद में अंग्रेजों गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलेट ने इसी मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड नाम दिया। सराय सराय यात्रियों ने
आराम के लिए उसने प्रत्येक एक कोस से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी को सरायों का निर्माण कराया। डाक व्यवस्था, इन्हीं सड़कों और सरायों के माध्यम से उसने घोड़ों द्वारा डाक प्रचलन की व्यवस्था को बहुत तेज और सुविधाजनक बनाया। किले और भवन का निर्माण, पटना का दुर्ग, शेर शाह ने पटना में अपने एक मजबूत दुर्ग का निर्माण करवाया था। बीपीएससी वैल्यू 1541 ईस्वी ईस्वी में उसने पटना को पुनः बिहार की राजधानी बनाया था। रोहतासगढ़ का किला, सासाराम में स्थित रोहतासगढ़ के किले का उपयोग उसने खजानों की सुरक्षा और सैन्य छावनी के रूप में किया। मुद्रा प्रणाली, चांदी का रुपया, शेरशाह ने चांदी के नए और बेहद शुद्ध सिक्के चलाए जिसे रुपया कहा जाता था। इन सिक्कों का वजन 178 ग्रेन मतलब लगभग 11.5 ग्राम होता था। तांबे का दाम, इसके द्वारा तांबे के भी सिक्के चलाए गए जिनका वजन 380 ग्रेन होता था। इन्हें इन्हें दाम कहा जाता था। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। स्थापत्य कला और विश्व प्रसिद्ध मकबरा, सासाराम का मकबरा, शेरशाह सूरी ने अपने जीवित रहते ही अपने मकबरे का निर्माण स्वयं सासाराम में एक कृत्रिम झील के बीचों बीच करवाया। इंडो इस्लाम शैली, इसका यह मकबरा इंडो इस्लाम हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का एक बेजोड़ और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पुत्र द्वारा निर्माण पूरा होना, शेरशाह की अचानक मृत्यु के बाद 1545 में इस मकबरे के बीच बचे हुए कार्य को उसके पुत्र इस्लाम शाह सूरी के द्वारा पूरा करवाया। सूरी वंश का पतन और मुगलों की वापसी, शेरशाह के कमजोर उत्तराधिकारी का फायदा मुगलों ने उठाया। मछली वाड़ा का युद्ध, 1555 ईस्वी में सूरी वंश के शासक सिकंदर सूरी ने हुमायूं की सेना का कड़ा सामना करते हुए सूरी वंश को बचाना चाहा, किंतु पंजाब के मछलीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं की सेना ने सिकंदर सूरी को पराजित किया। सरहिंद का युद्ध, 22 जून 1555 में इसके तुरंत बाद पुनः मुगलों और अफगानियों सूरी के बीच अंतिम और निर्णायक युद्ध हुआ। इसके सिकंदर सूरी की पूरी तरह हार हुई। मुगल सत्ता का पूर्ण स्थापना 1555 ईस्वी में। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप भारत में पुनः मुगल सत्ता की स्थापना हो गई और हुमायूं लगभग 15 वर्षों के निर्वासन के बाद दोबारा भारत का शासन बन गया। आइए, मुगलकालीन बिहार। क्या मुगलकालीन बिहार बाबर के आक्रमण के साथ साथ ही भारत के मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। हालांकि शुरुआती दौर पर बिहार पूरी तरह से मुगलों के नियंत्रण में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे बिहार मुगल सत्ता का एक अहम केंद्र बन गया। मुगलों के काल में बिहार का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार रहा। आइए, चंदेरी का युद्ध, 1528 ईस्वी में बाबर के शासनकाल में हुए चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी मुगल सेना में शामिल हुए। इसी युद्ध में शेरशाह ने मुगलों की युद्ध नीति को बहुत करीब से समझा था। चौसा का युद्ध, 26 जून 1539, हुमायूं के शासनकाल में चौसा बक्सर के निकट के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया। कन्नौजिया बिलग्राम का युद्ध, 17 मई 1540 ईस्वी में। इस युद्ध में पुनः शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अकबर का काल, शुद्धिकरण का दौर, बिहार का प्रथम आक्रमण 1574 ईस्वी में। मुगल शासक अकबर ने बिहार का सीधा आक्रमण किया। बीपीएससी वाला क्या बोल रहा है? यह आक्रमण बिहार के अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करानी को कुचलने के लिए किया गया था और यह अकबर के हाजीपुर और पटना कब्जा कर लिया। पूर्ण विजय,
1576 ईस्वी में अकबर ने पूरी तरह से बिहार को जीत लिया। मुगल प्रांत का दर्जा 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा बिहार को आधिकारिक रूप से एक मुगल प्रांत का दर्जा दिया गया। इस समय अकबर के शासनकाल में कुल 12 प्रांत थे, जिनमें बिहार का एक प्रमुख प्रांत बना। प्रमुख सूबेदार अकबर के द्वारा बिहार में नियुक्त किए गए सूबेदारों में मान सिंह मुनीम खां सबसे प्रमुख थे। बीपीएससी क्या में मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था और वहां कई शासन महलों का निर्माण कराया था। जहांगीर और शाहजहां का काल। जहांगीर की नई परंपरा। जहांगीर के द्वारा बिहार की पहली बार किसी राजकुमार परवेज मिर्जा को सूबेदार बनाया गया। यह बिहार की नियुक्ति होने वाला पहला राजकुमार सूबेदार था। बीपीएससी में इसे 1621 में नियुक्त किया गया। शाहजहां का काल। शाहजहां ने अपने भरोसेमंद शाइस्ता खां को बिहार का सूबेदार बनाया था। औरंगजेब और परवर्ती मुगल काल। दाऊद खां और दाऊद नगर। औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार दाऊद खां को बनाया। दाऊद खां ने अपने ही नाम से गया में दाऊद नगर की शहर की स्थापना की। नोट: यह दाऊद नगर शहर का वर्तमान में औरंगाबाद जिले में स्थित है। राजकुमार अजीम औरंगजेब ने अपने प्रिय पोते अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अजीमाबाद की स्थापना। अजीम ने पटना शहर का पुनः निर्माण कराया तथा इसका नया नाम अपने नाम पर अजीमाबाद रखा। बीपीएससी। अजीम ने पटना के पुनर्निर्माण पर इस समय लगभग 1 करोड़ रुपये खर्च किए थे। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक। मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। क्या हुआ था? पटना में हुआ था। बीपीएससी में 1713 ईस्वी में पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री परिसर में इसका राज्याभिषेक हुआ। यह पटना में राज्याभिषेक करवाने वाला पहला मुगल शासक था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद मुगलों का पतन आरंभ हो गया तथा पूरा भारत कई टुकड़ों स्वतंत्र क्षेत्रों में बटा। दिल्ली मुगल केंद्र में मुगलों की सत्ता सिमट कर रह गई। सिख। उत्तर पश्चिम पंजाब क्षेत्र में सिखों का वर्चस्व बढ़ा। मराठा। दक्षिण पश्चिम और मध्य भारत को छत्रपति पेशवा के नेतृत्व में मराठा शक्ति का चरम पर पहुंची। बंगाल 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हो गया। अवध 1722 ईस्वी में आदत खां ने अवध में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद 1724 में निजाम उल मुल्क आफत जहाँ ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की नींव रखी। मैसूर 1760 ईस्वी में दक्षिण में हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। बिहार और सिख धर्म। बिहार धर्म के इतिहास में बिहार विशेषकर पटना की धरती का एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है। 10वें गुरु सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में। इसका जन्म पटना साहिब में हुआ था, जहां आज विश्व प्रसिद्ध पटना साहिब गुरुद्वारा हरि मंदिर के नाम से स्थित है। इस भव्य गुरुद्वारे का निर्माण पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। माता पिता। पिता है गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के 9वें गुरु हैं। माता है गुजरी देवी। के माता क्या है? गुजरी देवी। चलिए ठीक है। अब पढ़ना है बिहार की सूफी संत। बिहार का सूफी संत। मध्यकाल में बिहार सूफी संतों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, जिन्होंने समाज में प्रेम, सद्भाव और उदारता का फैलाव है। बिहार में सूफी संतों में प्रमुख संत निम्नलिखित थे। संत याहिरा मनेरी, इनकी दरगाह
मनेर शरीफ में स्थित है। बीपीएससी का पूछा था, हालांकि आपने नोट्स में इसके आगे चिश्ती सिलसिले लिखा है, लेकिन बीबीसी के लिए ध्यान रखना है कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। संत सैफुद्दीन कारी मनेरी के संबंध में से रूप में फिरदौसी सिलसिले से था। बिहार का सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला था चिश्ती सिलसिला। इस सिलसिले का प्रभाव भी बिहार में रहा, विशेषकर बिहार शरीफ के क्षेत्रों में। मखदूम शाह दौलत, इसका संबंध बिहार शरीफ मनेर क्षेत्र के पास से रहा। इनकी दरगाह स्थापत्य कला का शानदार नमूना है। हजरत बीबी कमाल इसकी मजार जहानाबाद काको में स्थित है। बीपीएससी ने भारत की पहली महिला सूफी संत होने का गौरव प्राप्त है, जो अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए जानी जाती है। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दिए, 3 पार्ट पढ़ा दिए हैं, चौथा पार्ट अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट